वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिलेश सिंह। आज के इस वीडियो में एक पेरोल शीट का न्यू टाइप लेकर के आए हैं। आज के इस वीडियो में हम पेरोल शीट में एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए कैसे पेरोल शीट बनाएंगे और कैसे बनता है मंथली बेस पे, उसको हम समझेंगे। और इसमें कुछ अलग टाइप भी होंगे, जैसे कि हमने पहले की वीडियो में देखा था कि उसमें डिफरेंट पर्सन के लिए होता था और वो उसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन होता था उसके बेस पर एक ही मंथ के लिए हम सैलरी शीट नेट सैलरी कैलकुलेट करते थे। पेरोल शीट में उसमें ग्रॉस सैलरी निकालते थे और नेट सैलरी निकालते थे, तो वो एक ही मंथ का होता था और डिफरेंट पर्सन का होता था और एम्प्लॉय का। लेकिन इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए डिफरेंट मंथ में, यानी कि एवरी मंथ उसका जो बेसिक पे है वो क्या होगा और उस बेसिक पे के बेस पे डीए और एचआरए किस बेस पर देंगे। और इस क्वेश्चन में ये भी होगा कि ज्वाइनिंग डेट पे उसका जो है हर एक साल कुछ ना कुछ अमाउंट इंक्रीज किया जाएगा, यानी कि इंक्रीजमेंट होगा उसके बेसिक पे में। लाइक अभी यहाँ फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है कि एवरी ईयर है 3 to 5 रुपीज इंक्रीजमेंट हो रहे हैं, यानी कि 325 रुपीज एवरी ईयर, और वो किसी पार्टिकुलर मंथ में इंक्रीज होगा। तो चलिए इसे हम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा होगा और कैसे होगा और इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं तैयार किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द फ्लोइंग पार्टिकुलर कंप्यूट द सैलरी ऑफ मिस्टर राम। देखिए, यहाँ किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए ये हम तैयार कर रहे हैं। सैलरी जो है इसी एक ही मिस्टर राम के लिए ही करेंगे। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2011 एंड 12। अब इसमें नीचे ब्रैकेट में ये भी मेंशन है कि जो है मार्च 2011 टू फेब 2012। अब जो है मार्च से लेकर के फरवरी तक हमें इसकी जो है एक साल की, मतलब 12 महीने की जो है पेरोल शीट तैयार करना है। अब देखिए, यहाँ पर मार्च से फरवरी तक का, तो हम जो फर्स्ट मंथ रखेंगे वो मार्च से स्टार्ट करेंगे, मार्च 2011 से, और फरवरी 2012 तक हम इसको मंथ लेंगे। अब आगे देखिए, बेसिक सैलरी है, तो अब ये बेसिक सैलरी के बारे में क्या कहता है। बेसिक सैलरी एलो एनी बेसिक सैलरी इन द पे स्केल ऑफ रुपीज 10,325 डैश है, फिर 15,200, यानी कि जो अब ये बेसिक सैलरी देंगे। पहले के वीडियो में हम रैंडमली ले रहे थे या फिर उसमें गिवन होता था, उस बेस पे एवरी पर्सन का हम सैलरी लेते थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें पे स्केल के बेस पे हमें सैलरी जो है बेसिक पे लेना है। तो चलिए देखते हैं बेसिक पे में अब क्या है। जो स्टार्टिंग होगा वो है 10,000 से ले करके, और जो अंतिम तक होगा उसका वो 15,200 तक होगा। और उसमें एवरी ईयर जो इंक्रीजमेंट होगा ना वो 325 का होगा। तो अब ये कितने साल में यहाँ 15,200 यानी 15,200 तक पहुंचेगा, इसके लिए हमें पहले अलग से स्केल बेस पे इसको बेसिक पे देना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डियरनेस पे यानी डीपी इज 50% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 50%, ये नॉर्मल है, जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते थे वैसे ही। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसमें
इस क्वेश्चन का जो मेन मुद्दा है और मेन पार्ट है ये यही है। तो पहले हम इसको एक बार रीडिंग कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन को क्या है, उसके बाद इस पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। देखिए पहले इसको भी देख लेते हैं। डीए ब्रैकेट में दिया हुआ है, एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक प्लस डीपी, यानी जो डीए है ना, वो जो परसेंटेज गिवन है यहाँ पर देखिए, डेट के हिसाब से डीए रेट गिवन है परसेंटेज, वो बेसिक पे प्लस डियरनेस पे, डीपी डियरनेस पे, इन दोनों को ऐड करने के बाद डीए देना है। अब आगे क्या कहा है, डीए इज declared after every 6 months in the month of April and October to be effective from January and July respectively। अब देखिए यहां तक बात आ गया कि जो है ना, जो डीए डिक्लेयर्ड होगा वो एवरी 6 मंथ, इसको मैं बैकग्राउंड देता हूं, ये होगा एवरी 6 मंथ। ये देखिए, यानी कि प्रत्येक 6 महीना के बाद इसका जो है डिक्लेरेशन होगा। अब वो कैसे, देखिए यहाँ पर जनवरी में हुआ है 35% 2010 में, और 6 महीना बाद 2010 में जुलाई में 55% हुआ है। अब ये एवरी 6 मंथ पे जो डीए रेट डिक्लेरेशन हो रहा है वो यहाँ बात बताया गया है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड अक्टूबर। अब देखिए जो अब मंथ है ना, अप्रैल और अक्टूबर, जो अप्रैल और अक्टूबर की है ना, ये बोला है टू बी इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी एंड जुलाई रिस्पेक्टिवली। अब देखिए ये जो जनवरी एंड जुलाई है ना, इसको रिस्पेक्टिवली जो है इफेक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ एक बात आ गया है कि अब जो डिक्लेयर होगा ना एवरी 6 मंथ पे, तो इसमें भी एक नई कंडीशन आ गई कि जो अप्रैल और अक्टूबर की है डीए की परसेंटेज, वो इफेक्ट करेगा जनवरी टू जुलाई से। अब जो ये जनवरी में 35% देना है ना 2010 में, तो ये 2010 में ही अप्रैल से इफेक्ट करेगा। जो अप्रैल है ना, अप्रैल से इफेक्ट करेगा। देखिए अप्रैल के जो है वो जनवरी के परसेंटेज, यानी अब 2010 में देना था 35%, 35% देना था, तो वो जनवरी में ना दे करके इन्होंने क्या किया कि अप्रैल से बढ़ाया। इसके पहले जो रेट चलता आता होगा, मान लीजिए 30% पहले होगा पिछले साल, तो 30% ही वो मार्च तक दिए होंगे। लाइक अब यहाँ देखिए मैं बताता हूँ कैसे, कि जो ये जुलाई में परसेंटेज है ना 55%, तो ये 55% हमें दिसंबर तक चलना चाहिए था। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि जो जुलाई में होगा, जो जुलाई की परसेंटेज है वो अक्टूबर को इफेक्ट करेगा, यानी अक्टूबर से वो परसेंटेज गिवन होगा। तो अब ये बताइए कि जो ये जुलाई में देना था, ये अब अक्टूबर से हो गया, तो अक्टूबर से 6 महीना जोड़ेंगे, तो अक्टूबर से जाके अप्रैल तक ये रेट चलेगा। अब नेक्स्ट जो 2011 में यहाँ चलेगा ना, तो 2011 में परसेंटेज अप्रैल तक, अप्रैल से पहले यानी मार्च 31 मार्च तक, ये जो परसेंटेज है ना 55% पिछला वो चलेगा। यानी कि जो अब मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना जो है ना, वो 65 के बेस पर दे रहा था, लेकिन 55 के बेस पर देंगे, यानी 3 महीना का जो है ना डीएनएस एरियर रहेगा। 65 में से माइनस कीजिए 55, 10%, तो ये एक एरियर हो जाएगा। तो
यहाँ तक अभी तक इन्होंने यही बताया है कि जो एवरी 6 मंथ पर डिक्लेयर होगा डीए की परसेंटेज, तो वो इफेक्ट करेगा, अप्रैल वाला इफेक्ट करेगा जनवरी को, और जो अक्टूबर वाला है वो जुलाई को। अब आगे देखिए, अब इसको जब हम करते हैं तो और अच्छे से मैं समझाऊंगा। अगर आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो डायग्राम के द्वारा मैं समझाऊंगा, लिख करके समझाऊंगा। आगे देखिए, फिर एक्सेल शीट पे करेंगे। द एरियर ऑफ डीए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च। अब देखिए, जो मैंने यहाँ कहा ना कि अब मान लीजिए जो ये 55% रेट है वो दिसंबर तक जाना चाहिए था, और जनवरी से 65 लगना चाहिए था, लेकिन अब ये जो जुलाई वाला है वो अक्टूबर से लागू हो रहा है, तो यही रेट आएगा मार्च तक, 31 मार्च तक। तो अब 31 मार्च तक अब जनवरी से बढ़ना चाहिए था रेट, तो 65 हो जाता, लेकिन 3 महीना हमने दिया पिछले रेट पर, तो 3 महीना का जो एरियर आया, जो वो एरियर है वो मान लीजिए 10% है। तो अब 10% अब क्या होगा, वो एरियर अब उसको ये बात कर रहे हैं कि आगे नेक्स्ट मंथ में कैसे एरियर उसको देंगे। ये देखिए, एरियर समझ गए कि एरियर कितना है? यहाँ 10% जो है ना, अब 2011 में 65 लगना था तो वो लगाया नहीं, तो ऑब्वियसली 10% जो है वो कमी रह रही है। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तक ये 10% और ऐड करके जो है अप्रैल के महीने में देना पड़ेगा इनको। तो वही बात यहाँ बोले इन्होंने कि द एरियर ऑफ डीए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च, जनवरी टू मार्च एंड जुलाई टू सितंबर सेम चलेगा। जो जुलाई है, जुलाई में ये परसेंट चेंज होना था लेकिन हुआ नहीं, ये होगा अक्टूबर में। तो इसके पहले वाला ये पुराना मिल रहा है 65, यानी 5% कम मिल रहा है। तो ये दोनों जो है सितंबर, जुलाई टू सितंबर आर पेड along with the salary for the month of अप्रैल एंड अक्टूबर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए क्या कह रहा है कि अब जो जनवरी का है, जनवरी से मार्च तक का, ये जनवरी से मार्च तक का जो मिलेगा वो मिलेगा अप्रैल के मंथ में। अब इसको मैं कलर कर देता हूँ, और जो जुलाई से सितंबर है ना, इसका जो एरियर रह गया होगा वो एरियर मिलेगा अक्टूबर में। अब ये है अक्टूबर में। अब देखिए, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। द डीए रेट WEF Jan 2010 are given in DA rate table below। अब देखिए, जो है कि जो रेट अब डीए के है ना वो टेबल में गिवन है, ये टेबल अपने पास इस क्वेश्चन में गिवन है। तो मेन मुद्दा जो हम इस क्वेश्चन को समझेंगे यही है, और बाकी जो ये आगे देख रहे हैं आप, ये सारा जो हमने पिछले वीडियोज में देखे हैं, सीखे हैं, सेम रहेगा। जहाँ एक ही व्यक्ति का मतलब 12 महीने का, और वो भी पे स्केल के बेस पे हमें जो है सैलरी शीट यानी पेरोल शीट तैयार करना है। अब देखिए आगे इसको भी रीडिंग कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है मंथ ऑफ इंक्रीजमेंट फ्रॉम जैन टू दिसंबर। अब जनवरी से दिसंबर तक जो होगा वो कह रहा है कि इज डिपेंडेंट ऑन ज्वाइनिंग और प्रमोशन डेट। अब इसमें मेंशन नहीं हुआ है कि जनवरी में करना है, फरवरी में इंक्रीजमेंट करना है। जो ये स्केल बेस पे है ना, देखिए इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ थोड़ा बैकग्राउंड। अब जो ये है ना, तो ये 325 है ना, यहाँ पर ये क्लियरली इन लोगों ने बोला है कि जनवरी सॉरी ज्वाइनिंग और प्रमोशन डेट के बेस पे अपने मन से करना है। यानी एवरी ईयर अगर ज्वाइनिंग डेट पर करना है या प्रमोशन डेट पे, तो उस मंथ में ये इंक्रीजमेंट होना चाहिए, न कि एवरी ईयर 2 बार। एक ही बार, हर एक साल में एक बार ये इंक्रीजमेंट होगा, और वो किसी एक पर्टिकुलर ज्वाइनिंग डेट के बेस पर या प्रमोशन डेट के बेस पे। अब आगे देखिए, HRA is to be paid
एज 30% ऑफ बेसिक पे प्लस डीपी यानी डियरनेस पे टू हुम एचआरए इज पेएबल। अब एचआरए देना है 30% देना है बेसिक पे और डियरनेस पे के बेस पे, और जो एचआरए के पेएबल लायक है जिसको एचआरए देना है, तो इसके लिए अब एक कंडीशन और आ जाएगा कि एचआरए देना है नहीं देना है। तो इंडिविजुअल व्यक्ति को यहाँ बना रहे हैं, तो अब इसमें अलग अलग तो है नहीं, तो इसमें हम डायरेक्ट एक डेटा वैल्यूएशन कर लेंगे कि एचआरए गिवन करना है या नहीं गिवन करना है, यस और नो में, और उसको कर देंगे। अगर जिस साल देना होगा यस कर दो, नहीं देना होगा नो कर दो। तो उस बेस पे अब नेक्स्ट देखिए, TA is to be paid at the rate 800 per month if basic salary is less than amount 12,000, otherwise TA is amount 1,000 per month। अब देखिए यहाँ बात हो गया कि जो टीए पैड करेंगे यानी ट्रैवलिंग अलाउंसेज पैड करेंगे वो 800 पर मंथ इफ बेसिक सैलरी लेस देन अमाउंट 12,000, और बेसिक सैलरी 12,000 से कम है, तो देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है ना कि यहाँ लेस देन है, न कि लेस देन इक्वल टू बोला है। अगर लेस देन है तो लेस देन के हिसाब से चलेंगे, जब फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो केवल हम लेस देन का फॉर्मूला लगाएंगे, न कि लेस देन इक्वल टू। वहां ध्यान देना है, यानी 12,000 से कम, 12,000 के बराबर भी नहीं बात हो रहा है, 12,000 से कम की। अदरवाइज टीए इज 1,000 पर मंथ। तो ये नॉर्मल ही है जैसे करते थे। नेक्स्ट देखिए, सीसीए इज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 300 पर मंथ इफ बेसिक सैलरी इज लेस देन। यहाँ भी लेस देन है, न कि लेस देन इक्वल टू है। लेस देन इक्वल टू नहीं है, यानी कि अब इससे कम होना चाहिए, जब भी 12,000 से कम होना चाहिए। अदरवाइज सीसीए इज अमाउंट 500 पर मंथ। अब अगर उससे ज्यादा है या उसके बराबर है तो 500 रुपया पर मंथ मिलना चाहिए। अब आगे पॉइंट देख लेते हैं। ग्रॉस सैलरी इज द सम ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेज। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो गया, ग्रॉस सैलरी है, सम करना है जो सैलरी है एंड जो अलाउंसेज इसके साथ में मिल रहा है उसको। तो ये पहले भी हम करते थे, सेम है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, डिडक्शन पार्ट 1 है। GPF 10% of basic plus DP subject to a minimum of amount 2,000। अब देखिए यहाँ जो जीपीएफ है ना, जनरल प्रोविडेंट फंड, अब ये 10% है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे का। और ये क्या कर दिए, यहाँ एक लिमिट लगा दिए कि मिनिमम अमाउंट होना चाहिए ना इतना। तो अब पहले भी वीडियो में हमने देखा है और मैंने बताया हुआ है कि जो मिनिमम पूछेगा तो उसके लिए मैक्स फंक्शन यूज करेंगे, और जो मैक्सिमम बोलेगा तो उसके लिए मिन फंक्शन। तो वो वाला कंडीशन अब यहाँ आ रहा है। बी में देखते हैं क्या है। 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी, आईटी इनकम टैक्स है ना, वो 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेट सैलरी इज ग्रॉस सैलरी। अब देखिए, नेट सैलरी इज ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। अब ग्रॉस सैलरी आएगा उसमें से टोटल डिडक्शन हम कर देंगे तो नेट सैलरी। ये भी हम पहले ही करते थे। तो अब चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमने समझ लिया है क्या है, जो यहाँ से नीचे हमने सब देखा है ये सब पुराना बेसिक चीजें थी। और अभी जो हमने नया देखा वो एक बेसिक सैलरी है, स्केल बेस पे है, यानी कि एवरी ईयर जो है किसी पर्टिकुलर मंथ में या किसी जब से ज्वाइनिंग हो रहा है वहाँ उस बेस पे ये 300 सॉरी 325 रुपीज ऐड होता जाएगा, और ये तब तक ऐड होता जाएगा जब तक कि 50,200 ना आ जाए, तब तक। एक ये न्यू पॉइंट है। डीपी वाला तो पुराना ही है, डीएनएस पे बेसिक पे। और ये
सेकंड थर्ड वाला पॉइंट नया है जो टेबल रेट दिया हुआ है, और इस बेस पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब हम एक्सेल शीट पे आते हैं और वहां से एक एक करके पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को शीट पर लिख लिया है ताकि वहां बार बार ना जाना पड़े, या फिर हम यहाँ से आराम से अपना कर भी सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है हमारे पास में, और टेबल आपको जैसे गिवन है उसमें टेबल आपको एक्सेल शीट पे बना लेना है। टेबल भी मैंने रेट का डीए रेट का टेबल बना लिया है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात तो ये है कि अब यहाँ पर जनवरी 10, जुलाई 10 और जैन 11, मतलब ईयर का जो लिखेंगे ना, तो ईयर लिखते वक्त कोमा नहीं लगाना है। चलिए मैं एक बार आपको पहले बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पर मार्च 11 लिखा हूँ, तो अब यहाँ क्या करना है आपको, नॉर्मली डैश लगा करके उसके बाद से नॉर्मली डैश का साइन लगाना है, उसके बाद से लिख देना है आपको जितना भी है। मान लीजिए 2011 है तो 11, और इसको जैसे अब दूसरे सेल में जाइएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं, दो लिख करके, जैसे अप्रैल का लिख करके 11 और ड्रैग कीजिएगा तो आगे तक ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो डैश लगा रहे हैं कोमा लगाइएगा, तो जो ये कैलकुलेशन करेंगे आगे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम आते हैं, सबसे पहले पॉइंट हमारा है बेसिक पे। बेसिक सैलरी है स्केलर बेस पे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे बेसिक सैलरी की। तो अब इसमें देखिए सबसे पहले टेबल में पहले बार तो जो है 10,000 है, तो 10,000 ही हम लेंगे। चलिए थोड़ा जूम कर देता हूँ और ताकि स्क्रीन नजर आए आपको। देखिए बेसिक जो सैलरी है ना, तो बेसिक सैलरी में तो पहली बार नॉर्मली इक्वल टू लगा करके और उतना हमें टाइप कर लेना है, या इक्वल टू नहीं लगाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो अभी टेबल बना रहे हैं फिलहाल। तो पहले सेल में नॉर्मली 10,000 है, 10,000 लिख लेंगे। सेकंड में क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। नॉर्मली पहले वाले में मैंने ले लिया 10,000, 10,000 ले लेंगे, और सेकंड में जो होगा ना सेकंड ईयर, ये बेसिक जो सैलरी है ना वो हर मंथ चेंज नहीं होती है। हर मंथ उसमें कुछ अलाउंसेज वगैरह वो जो भी ऐड बैक हुए हैं और जो कुछ बाकी रह रहे हैं वो चेंज होंगे, लेकिन ये ईयरली बेस पे चेंज होगा जब स्केल बेस पे है। तो अब जो फर्स्ट ईयर है उसमें तो 10,000 उनको देना है, और नेक्स्ट में जो है नेक्स्ट में उनको क्या करना है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे साइन इक्वल टू, और उसके बाद से जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस का साइन, जो इंक्रीजमेंट अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ इंक्रीजमेंट, ये सेल है, इसमें लिखा हूं मैं, फॉर्मेट आपको ऐसे ही बना लेना है। अब इसको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और जस्ट इसको फिक्स कर देना है। देखिए फिक्स कैसे करेंगे, फंक्शन बटन के साथ F4 दबाएंगे, Fn प्लस F4, अब एंटर करेंगे, ये हमारा आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, इसको प्लस की साइन कॉर्नर पर दबा करके और इसको ड्रैग कर देंगे। देखिए हम ड्रैग कर देंगे, अब यहाँ तक किए, आ गया हमारा 15,200। तो इस बेस पे पहले हमें बेसिक सैलरी लेना है, पॉइंट 1 जो कह रहा है, तो उसके बेस पे। चलिए मैं अब इसको हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले साइड में आपको फॉर्मेटिंग बनाते वक्त तो लिख लेना है कि बेसिक सैलरी क्या है। बेसिक सैलरी यहाँ टाइप नहीं करना है, यहाँ डेटा वैल्यूएशन करेंगे जो ये स्केल बेस पर हुआ है उस बेस पे। अब देखिए अब यहाँ पर जो है नॉर्मली इसको इंक्रीजमेंट अमाउंट लिखेंगे केवल, इसका कोई कुछ नहीं करना है। यहाँ डेटा वैल्यूएशन करेंगे वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे करना है इस बेस पे।
वो सिखाऊंगा अभी। पहले भी कई बार वीडियो में सिखा चुका हूँ आप लोगों को। अब मंथ ऑफ इंक्रीजमेंट है। मंथ ऑफ इंक्रीजमेंट के लिए हमें एक डेटा वैल्यूएशन करके मंथ का भी बनाना पड़ेगा, जिसमें से अगर चेंज करे तो नीचे से चेंज हो सके। इंक्रीजमेंट वो बोला कि ज्वाइनिंग डेट पर या प्रमोशन डेट पर, तो अब इसमें जौन सा मंथ हो उस बेस पर चेंज हो जाए। और एक था हमारा पॉइंट में एचआरए पे करना है और नहीं करना है। उसमें बोला था कि जिसको पे करना है उसी को, तो उस बेस पे तो यहाँ यस और नो ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही पर्सन का बात हो रहा है, इंडिविजुअल। तो फिर इस बेस पर यस और नो ही बन सकता है, तो इसके लिए भी डेटा वैल्यूएशन करेंगे। चलिए, तो पहला पॉइंट था जो हम उसको तो कर लिए। अब सेकंड क्या करना है? सेकंड, हमें बेसिक सैलरी के लिए डेटा वैल्यूएशन करना है। ये कैसे करेंगे? देखिए, जिस सेल में डेटा वैल्यूएशन करना है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर डेटा में जाना है। डेटा पे ऊपर जाने के बाद से यहाँ देखिए डेटा वैल्यूएशन है। डेटा वैल्यूएशन पर जाएंगे, उसके बाद से यहाँ एनी वैल्यू है। एनी वैल्यू पर सॉरी एनी वैल्यू पर जाकर के यहाँ से लिस्ट चूज करेंगे, क्योंकि हमें लिस्ट तैयार करना है। लिस्ट को मैंने चूज किया सोर्स। अब सोर्स है, इसमें सोर्स कहाँ से लेंगे? जहां हमने स्केलर बेसिक सैलरी बना रखा है। अब यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद से यहाँ ओके कर देंगे। देखिए यहाँ डेटा वैल्यूएशन बन के तैयार है। अब इसमें से कोई सी भी बेसिक सैलरी आप ले सकते हैं। ये किसी भी ईयर का बेसिक सैलरी, यहाँ पे हर एक साल का बेसिक सैलरी आपको गिवन हो गया। यहाँ से आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं, तो कोई सी भी ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा था कि डेटा वैल्यूएशन बेसिक सैलरी का कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमें करना है, अमाउंट ऑफ इंक्रीजमेंट, वो नॉर्मली टाइप यहाँ करना है। टाइप कर लिए हैं। चलिए, इसको मैं यहाँ से वैल्यू केवल डिलीट कर देता हूँ। डेटा वैल्यूएशन तो रहेगा ही। अब नेक्स्ट क्या है कि उसके बाद मंथ है। अमाउंट ऑफ इंक्रीजमेंट तो हमने नॉर्मली टाइप करना था, कर लिया है। मंथ ऑफ इंक्रीजमेंट, मंथ ऑफ इंक्रीजमेंट के लिए हमें डेटा वैल्यूएशन करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ एक दो लिखेंगे और दोनों को सेलेक्ट करके और कॉर्नर पर दबाकर ड्रैग कर देंगे जहां तक ये 12 तक आ जाएगा। और उसके बाद से अब यहाँ से सोर्स मिल जाएगा, जैसे इसका डाटा वैल्यूएशन। यहाँ क्या करेंगे, फिर सेम डेटा पर जाएंगे और डेटा पर जाकर के डेटा वैल्यूएशन, डेटा वैल्यूएशन पर से यहाँ लिस्ट में जाएंगे। लिस्ट में जाकर लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। एनी वैल्यू में लिस्ट सेलेक्ट करें। सोर्स पे जाना है। सोर्स पे क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इसको। उसके बाद ओके कर देना है। ये हमारा लिस्ट बन करके तैयार है। अब इसमें से कोई सा भी मंथ आप ले सकते हैं। चलिए, ये इसकी वैल्यू केवल मैं डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में है एचआरए पे और नॉट, क्योंकि हमने क्वेश्चन किया था। देखिए यहाँ क्वेश्चन जो हमने किया, तो इसमें था कि एचआरए के लिए, एचआरए टू बी पेड एज द रेट 30% ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस पे टू whom एचआरए इज पेएबल। जो एचआरए पेएबल करने के लायक है उसको पे करना है। तो इसके लिए हम यहाँ यस और नो बना लिए। डेटा वैल्यूएशन ही करेंगे। चलिए, इसका मैं बता दूं कैसे यस और नो का डेटा वैल्यूएशन करेंगे। सबसे पहले डेटा पर जाएंगे और डेटा पर जाने के बाद फिर वहीं डेटा वैल्यूएशन में जाना है। डेटा वैल्यूएशन में यहाँ एनी वैल्यू से लिस्ट सेलेक्ट करना है। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ सोर्स है। सोर्स में नॉर्मली वो जो दो लेना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ यस कॉमा लगाएंगे नो और उसके बाद से ओके कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ देखिएगा कि यस और नो बन के तैयार है। ऐसे ले सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि किसी सेल में यहाँ यस लिख दूं और सेकंड में नो, फिर उन दोनों को सेलेक्ट करके बना लो, तो वैसे भी बन जाएगा। तो ये था। चलिए, इसको मैं वैल्यू को केवल डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट, इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं। इतना करने के बाद से सबसे पहले हमें मंथ देना है। यहाँ पे मंथ लिखना है। जो अब यहाँ पे रोल शीट ऑफ
मिस्टर राम फॉर द ईयर 2011-12 और ग्रॉस सैलरी कंपोनेंट्स। और उसके बाद से अब देखिए क्या करना है इसको। सबसे पहले मंथ बोला था, मंथ में देखिए क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पे कि जो क्वेश्चन में है ना मंथ लेना था यहाँ मार्च से लेकर के फरवरी तक। तो अब मार्च से शुरू करेंगे 2011 से और फरवरी 2012 तक जाएंगे। चलिए इसको देखिए कैसे करना है। देखिए अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मार्च लिखेंगे मार्च, तो वहाँ कॉमा नहीं लिखा लगाना है। सिंपली MAR लिख करके और डैश लगाइएगा, 2011 कीजिएगा तो ये 11 आ जाएगा। नीचे अप्रैल का लिख करके और डैश लगा करके 2011 लगाइएगा। कोमा नहीं लगाना, कोमा लगाइएगा तो जो अब आगे इसमें फंक्शन यूज करेंगे ना मंथ का, जैसे यहाँ पर इफ फंक्शन यूज होगा मंथ, इफ और मंथ दोनों, फिर उसमें ये गड़बड़ी आ जाएगी। तो गड़बड़ी आएगी तो वहां आपको सुधार करना है कि कोमा नहीं लगाना। चलिए तो इसको करने के बाद से क्या करना है, नॉर्मली मैं इसको टाइप करने के बाद दो को सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे और वहां तक लेना है फरवरी 2012 तक। और उसके बाद से अब हम इसको मंथ को ले लिए। इसमें क्या था, एक इंडिविजुअल के लिए था तो इसमें अलग से नेम और जो एम्प्लॉय कोड होता था वो सब इसमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंडिविजुअल का बंदा है। अब नेक्स्ट जो करना है हमें बेसिक सैलरी की बात। अब बेसिक सैलरी कैसे देना है ये आइए हम समझ लेते हैं। मैं ये चाहता हूं कि अब ऐसा कमांड दे दूं कि ये ऑटोमेटिक एवरी ईयर है ना, जो इंक्रीजमेंट होगा ज्वाइनिंग डेट के बेस पे, या फिर आपको आइए यहाँ बताता हूँ मैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा था ना कि इंक्रीजमेंट जो होना है, तो वो जो ये इंक्रीजमेंट है, ये इंक्रीजमेंट डिपेंड करेगा ज्वाइनिंग और प्रमोशन डेट। ज्वाइनिंग और प्रमोशन डेट अब इस बेस पे करना है। तो हम ये चाहते हैं कि जो बेसिक सैलरी अभी हम दे उसको ऐसे कमांड दे दे, फंक्शन यूज कर ले ताकि ऑटोमेटिक जैसे साल में उसका इंक्रीमेंट हो रहा है हर एक साल उस मंथ में ऑटोमेटिक अगला नेक्स्ट वो मंथ आते हैं इंक्रीमेंट वाला वैल्यू शो हो जाए, बेसिक जो सैलरी है वो आ जाए। तो उसके लिए चलिए कैसे करेंगे इसको मैं अब बताता हूँ। देखिए करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले बेसिक सैलरी वाले कॉलम में बेसिक सैलरी के लिए यहाँ पर क्या करना, नॉर्मली जो बेसिक सैलरी है ना यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जो अब यहाँ डेटा वैल्यूएशन किया है यहाँ से इस सेल को देखिए B4 में है और जो इक्वल टू का साइन लगा है B4 को सिलेक्ट किया हूँ मैं। और उसके बाद से जो अब B4 है फर्स्ट मंथ में नॉर्मली इक्वल टू लगा करके, अब सेकंड मंथ में वो डजन मैटर कि कौन सा ये यहाँ पर है, मार्च है, अप्रैल है, जनवरी, फरवरी, कुछ भी हो। तो पहले यार नॉर्मली बेसिक सैलरी इक्वल टू लगाकर लिख लिया मैंने। सेकंड में अब एक फॉर्मूला और फंक्शन यूज करेंगे और बाकी उसके बाद कुछ नहीं करना है। सेकंड में मैं ये कमांड देने वाला हूँ कि जो हमारा बेसिक सैलरी है एवरी इंक्रीजमेंट डेट, यानी कि एवरी ज्वाइनिंग और प्रमोशन जिस बेस पे इंक्रीजमेंट हो रहा है उस डेट पे वो जो बेसिक सैलरी है स्केल बेस पे वो ऑटोमेटिक ले ले, हमें खुद से यहाँ मेंशन नहीं करना पड़े। देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम, आगे आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। इफ थोड़ा और इसको मैं ऊपर करूँ ताकि वैल्यू भी शो होगा, छोटा ही करना पड़ेगा इसको। चलिए कोई ना, इसको मैं पहले छोटा कर दूं ताकि नजर आए पूरी।
चलिए यहाँ से और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं। अब क्लियरली नजर आ रहा है। आइए देखिए करना क्या है आपको। फंक्शन यूज करना है, कैसे लगाना है। सबसे पहले यहाँ जो बेसिक सैलरी का सेकंड जो रो होगा, तो उसमें इक्वल टू लगाने के बाद इफ फंक्शन यूज करना है। उसके बाद फिर मंथ फंक्शन यूज करना है। इफ और मंथ दो फंक्शन यूज करना है। ब्रैकेट ओपन होगा, इफ ब्रैकेट ओपन, मंथ फंक्शन ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे हम मंथ को। लॉजिकल टेस्ट होगा, मंथ के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, तो लॉजिकल जो टेस्ट हो जाएगा वो मंथ हो जाएगा। तो मंथ लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इक्वल टू देंगे हम मंथ। किसके बारे में हम यहाँ बेसिक सैलरी के लिए बात करने जा रहे हैं, ज्वाइनिंग डेट वाले या फिर प्रमोशन डेट वाले पे, कि इंक्रीजमेंट उस डेट पर हमारा जो है 325 रुपए का हो जाए। तो उसके लिए अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर ये मंथ वाले सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगा करके फिर हम मंथ ऑफ इंक्रीजमेंट सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसको फिक्स कर देंगे। देखिए मंथ ऑफ इंक्रीजमेंट को सिलेक्ट करेंगे, हम कह रहे हैं कि इक्वल टू यानी बराबर होना चाहिए मंथ ऑफ इंक्रीजमेंट, उसमें जो चेंज हो उसके बराबर यहाँ पे हो। और कॉमा लगा करके मतलब क्या बराबर हो कि बेसिक पे प्लस में जो इंक्रीजमेंट है वो, और इंक्रीजमेंट को फिक्स कर देंगे FN प्लस F4 से। आइए मैं अभी बताता हूँ आपको जो FN प्लस F4 से कैसे फिक्स करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। फिर जो कहता हूँ कि ये मंथ आएगा ना, जो ये फिक्स किया हूँ सेल में, यानी कि यहाँ से जो चेंज करूंगा वो मंथ आएगा, तो उस टाइम पे देना है बेसिक पे प्लस में इंक्रीजमेंट, अदरवाइज कोमा, अदरवाइज जो बेसिक सैलरी है वही। यानी कि जो इंक्रीजमेंट डेट आ गया उसके बाद से अगले बार जो बेसिक पे हो गया इंक्रीजमेंट कर करके, मान लीजिए यहाँ 10,325 आ गया जिस मंथ में, जैसे 6 मंथ में हमने किया है तो 6 मंथ में, उसके बाद से जो सैलरी है ना नॉर्मल सैलरी, यानी कि वही जो उसमें आया उसके बाद वही सेम चलेगा, ना कि ये 10,000 चलेगा। देखिए यहाँ B25 अदरवाइज कर रहे हैं ना, तो यहाँ जो वैल्यू है, लेकिन उसके बाद जो वैल्यू आ जाएगा तो वही अदरवाइज वही वही चलेगा। और फिर जो नेक्स्ट ईयर इंक्रीजमेंट आएगा तो वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो आपको मैं इसको एक बार करके भी दोबारा से भी दिखा देता हूँ कि करना क्या है हमें। चलिए मैं इसको एंटर कर देता हूँ। इसके लिए आपको एक यहाँ पर सेल इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद से यहाँ करके दिखा देता हूँ। नॉर्मली इस साल तो करना क्या है कि इक्वल टू लगा करके, बिना इक्वल टू करे तो ऊपर से चेंज कीजिएगा तो वो चेंज होगा नहीं। इक्वल टू लगा करके ये बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। नेक्स्ट में क्या करना है, इफ ब्रैकेट ओपन, इफ फंक्शन, सॉरी इक्वल टू नहीं लगाया मैं, बिना इक्वल टू लगाए कोई फंक्शन इसमें काम नहीं करेगा। इफ, फिर लगाएंगे मंथ, उसके बाद से मंथ वाले सेल को इसको सिलेक्ट करेंगे जिस रो में बात हो रहा है उसी रो को। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद से इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, जो ये मंथ है ना इंक्रीजमेंट, मंथ ऑफ इंक्रीजमेंट उसको, और इसको क्या करना है FN प्लस F4 से फिक्स कर देना है। फिर कोमा लगाना है कि क्या करना है, इसके बराबर आए तो क्या होना है। तो उसके लिए जो ये बेसिक सैलरी सैलरी ले रहे हैं, बेसिक सैलरी प्लस में जो इंक्रीजमेंट है ना, ये इंक्रीजमेंट जो है
इसको क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे, क्योंकि वो हर साल फिक्स है। तो इसको फिक्स कर देंगे FN प्लस F4 से, और फिर कोमा लगा देंगे। फिर ये बेसिक सैलरी वाला जो है सेल, इसको सिलेक्ट कर लेंगे कि जिस साल ये इंक्रीजमेंट हो जाए उसके अगले साल जो इंक्रीजमेंट वाला अमाउंट है वही सैलरी फिर आगे तक चलता रहे। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, लगाएंगे कोमा। उसके बाद हम कर देंगे एंटर। तो देखिए ये हमारा आ गया है। अब मैं बात करूं कि जो इंक्रीजमेंट मंथ है उसी मंथ में ये होगा। देखिए अब 6 मंथ में है, तो यानी कि 6 मंथ में जाके ऑटोमेटिक वो इंक्रीजमेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर जो वो 6 मंथ आएगा, यानी कि जून आएगा, तो उसमें ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब इसको करूंगा क्या, मैं ड्रैग करूंगा। देखिए ड्रैग करता हूँ। अब देखिए जो नेक्स्ट छठा महीना है ना, 6 यहाँ सेलेक्ट किया है, तो वहां से ऑटोमेटिक वो ऐड करके और हमें दे दिया है। तो इसके लिए हमने ये किया था। चलिए मैं इसको बैक कर देता हूँ जो अभी नया करा है। अब आइए देखिए, अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से। अब यहाँ 6 है ना, यहाँ से अब मैं अगर चेंज कर दूंगा ना इसकी अमाउंट, सॉरी मंथ को 10 कर दिया, तो जो इंक्रीजमेंट होगा ना ये 10 अक्टूबर से जाके चेंज हुआ है ऑटोमेटिक। और फिर नेक्स्ट ईयर जो अक्टूबर आएगा ना, तो उसमें और ऐड होकर के उतना चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए बेसिक सैलरी के लिए पहले एक हमें फंक्शन और फार्मूला लगाना है। इसके लिए मैंने इसको जो है डार्क कर दिया, बैकग्राउंड दे देता हूँ और थोड़ा बड़ा सा, ये हो गया। और अब नेक्स्ट जो है, अब हम सीखेंगे बेसिक सैलरी सीख लिए, DP यानी डियरनेस पे। देखिए इस क्वेश्चन में जो मैंने किया था ना, डियरनेस पे के बारे में 50% ऑफ बेसिक सैलरी बोला था। तो इसको क्या करेंगे, हम फटाफट इस पे आते हैं। नॉर्मली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा करके, देखिए इक्वल टू साइन लगा करके ये सेल सेलेक्ट करना है और मल्टीप्लाई गुणा 50%, और उसके बाद से एंटर कर देंगे और इसको ड्रैग कर देंगे। तो जो बेसिक सैलरी है ना उसका 50% जितना भी बनेगा, सॉरी 15%, हाँ 50% उतना यहाँ पे आ जाएगा बेस डियरनेस पे। अब उसके बाद से क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास बेसिक सैलरी आ गया, डियरनेस पे आ गया। अब हमें कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट में हम बात कर रहे थे कि DA, मेन जो इस क्वेश्चन का मुद्दा है यही है। पहले भी मैंने बताया कि देखिए क्या है कि जो DA है, DA एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक पे प्लस डियरनेस पे, दोनों को ऐड करके और उसके बाद से परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज इस टेबल में दिया हुआ है और मंथ इसमें हमें इन्फॉर्म किया गया है उस बेस पे। तो आइए अब देखिए, अब कह रहा है डिक्लेयर आफ्टर एवरी 6 मंथ। एवरी 6 मंथ मैंने पहले भी बताया कि एवरी 6 मंथ चेंज हो रहा है। तो मंथ ऑफ अप्रैल एंड अक्टूबर टू बी इफेक्टेड फ्रॉम जनवरी टू, सॉरी जनवरी एंड जुलाई। अब जो मंथ है ना अप्रैल का, वो जनवरी वाले को इफेक्ट करेगा। जो ये जनवरी का परसेंटेज है ना, वो जनवरी से ना लगा करके अब इसको क्या करेंगे, 3 महीना और आगे जा करके, यानी कि जो है अप्रैल से ये अब 35% होगा। लाइक मान लीजिए अब यहाँ पर जो जुलाई का है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ जुलाई है ना 2010 में 55%। तो ये रेट जुलाई का जो है ये दिसंबर तक चलना चाहिए था, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो जनवरी का है ये अप्रैल से इफेक्ट करेगा। यानी कि जनवरी फरवरी और मार्च जो है वो 35% ही चलेगा। 2011 में जो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीना है, तो वो रेट अब कौन सा चलेगा, 55। यानी कि जो 65 देना चाहिए था 10% कम ये देंगे। तो ये कम देंगे, ये
कम देंगे, यानी कि 3 महीना का जो है, अब यहाँ ये बोला था ना, यहाँ पे 3 महीना से जनवरी टू मार्च तक का जो एरियर रह रहा है, वो किसके साथ, अप्रैल, नेक्स्ट जो अप्रैल आएगा, यानी कि अप्रैल में जो ये सॉरी यहाँ पे 65 होगा, उसके साथ में ऐड करके जो ये 10% जनवरी फरवरी में कम दिए हैं उसको ऐड करके देंगे। तो ये बात सेम ऐसे ही कर रहा है कि जो अक्टूबर का है, अक्टूबर महीने में वो जुलाई वाला रेट को इफेक्ट करेगा। जैसे यहाँ जुलाई वाला है, तो अब ये अक्टूबर से हो गया है, यानी कि अक्टूबर से इसको जुलाई से करना चाहिए था, लेकिन ये गया कहाँ, ये अक्टूबर में। अब अक्टूबर से लेकर के और 31 मार्च तक कौन सा रेट चलेगा, जो ये जुलाई में इंक्रीज हो जाना चाहिए था, 35 से लेकर के 55 हो जाना चाहिए था। तो अब ये जो है ना, 3 3 महीना उसके पिछला रेट चलेगा। 3 3 महीना जो है, अब मान लीजिए ये जनवरी में 35 होना चाहिए था, यहाँ देखिए जनवरी में 65 होना चाहिए था, तो अब ये होगा अप्रैल से, यानी कि पिछला ही रेट चलेगा, यानी कि मान लीजिए 55%। तो 55% के बेस पे जो है वो 3 महीना तक आगे 31 मार्च तक चलेगा, यानी कि 10% एरियर रहेगा, वो नेक्स्ट अप्रैल में ऐड बैक करके देंगे। वैसे ही जो जुलाई वाला है, वो जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक जो एरियर रहेगा, मान लीजिए यहाँ 65 है और यहाँ 70 है, तो 5% जो एरियर रहेगा वो हम देंगे नेक्स्ट अक्टूबर के साथ ऐड करके। तो वो बात यहाँ एरियर में बताया गया था। तो चलिए मैं इसको एक आपको डायग्राम के हिसाब से भी बताता हूँ कि आपको कैसे है। आप तो इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो मंथ यहाँ इन्होंने बता दिया, अप्रैल वाला जो अप्रैल जो जनवरी वाला परसेंटेज है वो अप्रैल को इफेक्ट कर रहा है, और जो जुलाई वाला रेट है वो अब अक्टूबर से इफेक्ट होगा। और बाकी आगे इन्होंने बोल दिया, द एरियर ऑफ डीए फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च, यानी 3 महीना, और जुलाई टू सितंबर, जो जुलाई से बढ़ना चाहिए वो सितंबर तक वो बढ़ नहीं रहा है, वो अक्टूबर में बढ़ रहा है। जो ये मान लीजिए 55 है, वो अब जा करके अक्टूबर से बढ़ेगा। तो उस हिसाब से जो है 3 3 महीना का दोनों परसेंटेज कम रह रहा है, वो ऐड करेंगे, इनको अप्रैल और अक्टूबर के साथ में देंगे। और ये बात हम करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखिए जो हमारा जो है, हम कब से शुरू कर रहे हैं, मार्च 2011 से। मार्च 2011 से अपना शुरू कर रहे हैं ना, तो अब देखिए मार्च 2011 का शुरू करेंगे, तो जो अब 2011 है ना, ये मार्च में, तो मार्च तक जो चलेगा ना, ये जो मैंने बताया कि जो जनवरी का है वो अप्रैल से इफेक्ट करेगा। जो 65% है ना, ये 65% अप्रैल से करेगा, तो यानी कि जो हम मार्च से शुरू कर देंगे, तो मार्च तक तो ये पुराना रेट मिलेगा, हमें 65 के बेस पे मिलेगा। ये जो है अक्टूबर से शुरू हुआ है और अप्रैल 31 मार्च तक, मतलब अप्रैल के ओपनिंग डेट तक, यानी 31 मार्च तक, मार्च के एंड तक 6 महीना तक तो ये पुराना रेट चला। और ये मार्च से शुरू करने की बात कर रहे हैं, तो 1 महीना कौन सा रेट चलेगा, ये पुराना वाला रेट चलेगा। और ये पुराना वाला रेट 1 महीना का लगाएंगे मार्च में, और फिर जो है अप्रैल से हमारा कौन सा शुरू हो जाएगा, अप्रैल से 65 वाला हो जाएगा। तो जो ये 55 से 65 के बीच में 10% का जो गैप था, जनवरी और फरवरी मार्च 3 महीने में नहीं दिया, वो अप्रैल में ऐड करके देंगे। तो वो चीज है। और सेम क्या करेंगे नेक्स्ट जुलाई में जो है वो, अब देखिए अब जो जुलाई में है 70% हो जाना चाहिए था 11 में, हम 2011-12 की बात कर रहे हैं, तो जो जुलाई में 70% हो जाना चाहिए था, वो कब हो रहा है, अक्टूबर में। तो यानी 3 महीना का जो अब चलेगा, यानी कि मान लीजिए जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में 3 महीना चलेगा, वो पुराना रेट चलेगा, कौन सा, 65 वाला। तो 5% कम, तो वो ऐड बैक होगा अक्टूबर में, यहाँ अक्टूबर में 3 3 महीना वाला। देखिए आपको एक बार मैं कोशिश करता हूँ डायग्राम से समझाने के लिए।
आ जाइए। देखिए क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने एक लाइन ले लिया। अब देखिए जो यहाँ पर है, ये है, एक लिख देता हूँ, जनवरी लिखूंगा तो इतना एक, और ये हो गया आपको 4, और ये आपको हो गया मान लीजिए 6। सॉरी 6 नहीं, यहाँ पर डालिए आप 7, और उसके बाद डालिए आप यहाँ पे 10। ये हो गया अक्टूबर, और ये ले लीजिए, यहाँ पर मैं कर देता हूँ दिसंबर 12। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ 4th पे, और ये ले लीजिए, यहाँ पे मैं बात कर देता हूँ जनवरी का 1, और फिर यहाँ बात कर देता हूँ मैं यहाँ पे 7 का, और फिर नेक्स्ट आप आ जाइए 10 पे। इस डायग्राम के हिसाब से आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। और फिर नेक्स्ट आ जाइए आप 12 पे, और फिर नेक्स्ट आ जाइए 1 पे। अब एक ये डायग्राम मैंने बनाया, अब देखिए कैसे। अब जो जनवरी का रेट है ना, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बनाए हैं 2011 के लिए। तो अब जो 2011 के लिए बना रहे हैं ना, तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2011 के लिए बना रहे हैं और 12 के लिए। लेकिन अब इसमें बोला गया ना क्वेश्चन में, यहाँ देखिएगा तो यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि जो अप्रैल मंथ में परसेंटेज इफेक्ट करेगा जनवरी वाला। तो अब जनवरी का जो है, यहाँ से जो रेट है, यहाँ से देखिए, यहाँ की जो रेट है ना, वो आएगा यहाँ, और ये यहाँ तक। अब जो यहाँ पर आएगा ना, तो जो हमने जनवरी का किया था वो आ गया। अब देखिए 2010 का है ना, 2010 का है, तो ये चलेगा अक्टूबर तक, अक्टूबर से जाएगा। तो अब अक्टूबर वाला जाएगा अप्रैल तक, यानी कि मैं इसको पहले और कर देता हूँ। चलिए कोई नहीं, इधर आगे समझ लेंगे। अब जो 4th से है ना, जो नया इफेक्टिव आ रहा है, मैं इसको लेता हूँ आपको, यहाँ से जो नेक्स्ट 4th वाला चलेगा ना, वो चलेगा अक्टूबर तक, यहाँ तक, यहाँ तक 6 महीना। ठीक है, और 6 महीना के बाद अब जो यहाँ से नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट जो चलेगा, ये चलेगा आपको फिर अगले 4th तक, ये 4th तक चलेगा। और फिर ये नेक्स्ट जो 4th वाला है, इसको कलर और चेंज कर दूं, ये नेक्स्ट 4th वाला है, वो चलेगा आपको फिर नेक्स्ट 10 तक, यहाँ तक। और ये जो नेक्स्ट है, वैसे ही अब नेक्स्ट 6-6 महीना नए वाला के हिसाब से चलेगा। ठीक है, अब जो रेट जो है ना पुराना वाला, वो इसके बीच में देखिएगा। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, दो,
अब जो ये जनवरी है, फरवरी है और मार्च है, ये कौन सा रेट चलेगा? इसके पहले वाला, पुराना वाला जो पहले चल रहा है। अब यहाँ मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। यहाँ 10 है और यहाँ से आप ले लीजिए एक आगे, यहाँ 10 से यहाँ आगे 4 तक। देखिए अब जो है ना कि मान लीजिए जो अपना ये रेट है 2010 का, 2010 में है ना, हम 11 के लिए बनाएंगे ना, 11 के लिए। तो ये बोल रहे हैं कि जो जनवरी का है, जनवरी 2011 में, जो मान लीजिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ये 2011 की लिख देता हूँ। ये जो रेट्स चल रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है 2011 की, ये है 2011 की। अब देखिएगा जो 2011 में जनवरी को, जनवरी यानी कि यहाँ से जनवरी से लेकर के और ये जो है 6 तक, यहाँ मान लीजिए यहाँ हो गया 6 यानी कि जून तक, यानी कि जून पूरा, यानी जुलाई है, 1 जुलाई से नया रेट शुरू हो जाता है। जो यहाँ जुलाई है ना, जुलाई से नया रेट शुरू हो जाएगा और जो जून तक है ना 65 के हिसाब से चलता। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो ये जनवरी 65 है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 65, कलर यहाँ दूसरा लेता हूँ यहाँ ताकि पता चले। अब देखिए जो ये 65% है ना जनवरी को, तो अब यहाँ से चलना तो चाहिए 7 के शुरू तक, यानी कि जुलाई के 1 जुलाई से पहले तक, यानी जून पूरा तक। तो ये तो यहाँ चल नहीं रहा है। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ जो है अब पुराना, ये देखिएगा 2000, ये यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ 2010 का, ये है 2010, 2010 है ना। तो 2010, अब जो ये पुराना रेट है, यानी कि मान लीजिए यहाँ हमें दिया है 6 तक, यहाँ ले लीजिए 6, यानी कि 7 से शुरू हो रहा है ना, जो ये जुलाई है 1 जुलाई से यहाँ से शुरू हो रहा है। और ये रेट क्या हो रहा है, ये रेट जो अब चेंज हो रहा है ना, ये रेट चेंज हो रहा है यहाँ आकर के, यहाँ पे 10 पे। अब 10 पे चेंज हो रहा है ना ये रेट, जो 55% है। ये 55% जो है, ये आकर के अप्लाई हो रहा है 10 से। तो अब 10 से जो चलेगा 65%, ये चलेगा 65% कहाँ तक, यहाँ तक, 4 तक, 2011 में। देखिए 2011 में जनवरी से यहाँ से 1 से 65 हो जाना चाहिए, लेकिन चल कितना रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 55। देखिए अब यहाँ एक अलग पलग ये हो रहा है ना कि पिछले साल तो वही वैसे ही होगा, जैसे अब इन्होंने कहा कि अप्रैल में जो चेंज होगा वो जनवरी वाला होगा। तो जो ये जनवरी वाला था वो अप्रैल में हुआ था, जुलाई वाला जो था, जुलाई वाला अक्टूबर से हुआ था। तो जो अब अक्टूबर से हुआ था, यानी कि 10वें महीने से हुआ था,
तो ये अक्टूबर वाला रेट अब चल के आएगा 31 मार्च तक, यानी कि अप्रैल से पहले तक। तो अप्रैल से पहले तक पुराना ही रेट तो अब मिलेगा 55%। 55% ये रेट है। अब 55% मिलेगा। तो अब ध्यान दीजिए कि अब जो ये यहाँ से शुरू हो जाना चाहिए था हमारा नया परसेंटेज 65% के हिसाब से, लेकिन हम क्या दे रहे हैं, पुराना वाला रेट दे रहे हैं। जो ये पुराना वाला अक्टूबर से है वो अब सॉरी 31 मार्च तक। तो जो अब यहाँ देखिएगा 2011 में जनवरी, फरवरी और मार्च। अब यहाँ पर मैं एक और लाइन ले लेता हूँ। देखिए, जो अब ये जनवरी है, फरवरी और मार्च है, वो कितना परसेंट दिया, 55 के बेस पे दिया। 55 के बेस पे दिया तो 65 देना चाहिए था, यहाँ 65 देना चाहिए था इस बेस पे, लेकिन इफेक्ट कर रहे हैं आगे से 3 महीना लेट। तो अब जो मेरे कहने का मतलब है, तो वो जनवरी, फरवरी, मार्च 10% जो कम दिया है वो अब क्या करेंगे। अब जो अप्रैल में अब ये नया चेंज होगा, जो अप्रैल से अब मान लीजिए कि वो 10 पिछले साल 2010 से अक्टूबर से आया अप्रैल तक, अप्रैल से अब चेंज होगा। जो अब ये जो जनवरी में है 65%, अप्रैल से तो लागू, वो तो मस्ट है जो हो जाएगा। तो यहाँ से तो देखिए 65 तो मिल ही रहा है, यहाँ से 65 तो मिल ही रहा है ऑटोमेटिक। लेकिन जो ये 3 महीना का 10% कम दिए हैं, तो वो भी इस मंथ में, यानी कि जो अब यहाँ बोला गया है कि जनवरी टू मार्च का जो एरियर है वो अप्रैल के साथ में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड बैक करेंगे। ठीक है। अब इसको ऐड बैक करेंगे इसमें। अब फिर अब ऐसे ही जो अब हमारा यहाँ पर जुलाई से चेंज होना था, लेकिन ये आकर के चेंज हुआ यहाँ अक्टूबर में। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर में। अब यहाँ का रेट क्या है देखिए, ये जुलाई में 70 होना चाहिए था, यहाँ से 70% मिलना चाहिए था। 70% 70% मिलना चाहिए था, लेकिन ये दिए कब से, ये दिए अक्टूबर से। जो 2011 में मिला, 2011 में अक्टूबर से दिए, क्योंकि अब देखिए जो फोर्थ से, यानी कि अप्रैल से जो चला वो आया अक्टूबर तक। अक्टूबर तक कितना आया, 65 के बेस पे। जैसे पुराना पिछले में 55 के बेस पे चला था, वैसे 65 के बेस पे आया। तो अब जो यहाँ देखिएगा, यहाँ भी 3 मंथ का एरियर रह गया, कितना कम दिया उन्होंने, 65 के बेस पर 3 महीना आगे तक दिया। तो यानी 5% सॉरी 5 रुपए के हिसाब से, यानी 5% जो है वो कम दिया है ना यहाँ पे। अगले मंथ में जुलाई से 70 होना चाहिए था, और ये कर रहे हैं अक्टूबर से। तो जो ये एरियर है, वही यहाँ ये बात बोले हैं कि जो जुलाई टू सितंबर है, यानी कि जो ये जुलाई से सितंबर तक की है 3 मंथ की एरियर, 5% के हिसाब से कम है, वो अक्टूबर में ऐड करके देंगे। तो ये बात था कि इस क्वेश्चन में ये मेन पॉइंट था, ये आपने अब समझ लिया होगा। अगर आपने नहीं समझे तो अब जो प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं, उस प्रैक्टिकली को देखिए और वहां समझिए कि कैसे हम कर रहे हैं। अब देखिए, जब हमें पता चल रहा है तो 2 पॉइंट पे अब हमारा सैलरी चेंज हो जाएगा। कैसे देखिए, अब मैं दिखाता हूँ। जो ये अक्टूबर है, जो ये अक्टूबर है, और जो यहाँ पर अप्रैल है। अब आजिए मैं आपको और दिखाता हूँ। अब मान लीजिए जो ये अक्टूबर है, सॉरी अप्रैल है। अप्रैल में अब दूसरा रेट हो गया, क्योंकि अब पुराना वाला रेट आ रहा था, प्लस में नया रेट मिल गया और पुराना एरियर भी मिल गया। तो वो यहाँ एक चेंज होगा। और दूसरा जो है, अक्टूबर में चेंज होना ही होना है।
तो 2 बार जो है हम 2 जगह फार्मूला जो डीए कैलकुलेट करेंगे उसमें 2 जगह चेंज करेंगे, ना कि पहले बार करके और उसको ड्रैग कर दिया, ऐसे नहीं करेंगे। फिर ऐसे नेक्स्ट आगे आगे चलता रहेगा। तो चलिए अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, अगर आपको देखना होगा फिर दोबारा से आप यहाँ पर आ जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए, ये पॉइंट समझ लिए, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बाकी जो हमने वहां समझा। तो आइए डीए देखते हैं। डीए मैंने बताया कि अप्रैल से शुरू हो रहा है, सॉरी मार्च से महीना हमारा शुरू हो रहा है, क्वेश्चन में बोला हुआ था, तो ये मार्च महीना से है। तो मार्च का कौन सा रेट चलेगा? मार्च का रेट चलेगा जो है पुराना वाला, क्योंकि अब जनवरी का जो रेट है इस साल 2011 का वो अप्रैल से चेंज होगा 65, लेकिन मार्च में ये चेंज नहीं होगा। तो मार्च तक कौन सा आ रहा है 55 के बेस पे। तो हम जो डीए लगाएंगे, देखिए कैसे लगाएंगे। थोड़ा पहले आपको और हल्का सा जूम कर नहीं, फिर देखेगा नहीं। जो डीए देंगे इक्वल टू लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम बेसिक पे की सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे डियरनेस पे को, और ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई करेंगे किस सेल को? पुराने वाले रेट को, जो 2010 में जुलाई वाला रेट है। जुलाई वाला रेट दिसंबर तक ना खत्म होकर के जुलाई वाला वो हुआ होगा अक्टूबर से, अक्टूबर से स्टार्ट हुआ होगा और अक्टूबर 2010 से स्टार्ट होकर के आया होगा 2011 में 31 मार्च तक। तो अब मार्च के महीना में यानी कि एक महीना पुराना रेट चलेगा 55। अब इस बेस पर दे दिए, इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, इसको एंटर कर देंगे। अब नेक्स्ट मंथ देखिए, अब अप्रैल में क्या हुआ? अप्रैल में जो ये जनवरी वाला रेट है वो लागू हो गया। और अप्रैल में क्या बोला था कि अप्रैल में जो है कि ये अप्रैल में जनवरी से लेकर के, सॉरी जो जनवरी से मार्च तक का एरियर है जो हमने 10% कम दिया था, तो वो वाला भी इसी के साथ मिलेगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या यूज करेंगे? अब कुछ नहीं, जैसे जो एरियर रह गया था उसी को हम करेंगे। देखिए क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे 65%। अब जो रेट आ गया ना, ये जनवरी वाला अप्रैल से होने लग गया, तो इसके लिए 65 लीजिएगा और मल्टीप्लाई करिएगा जो बेसिक सैलरी है प्लस में डीपी को, इसको ब्रैकेट में लीजिएगा। ब्रैकेट में लेने के बाद इसका मल्टीप्लाई हो गया 65% से। इस मंथ का तो क्लियर हो गया डीए, लेकिन अब उसको कहा है कि अलोंग विथ जो जनवरी से लेकर के मार्च तक का एरियर है वो भी। तो अब प्लस करेंगे, प्लस। अब देखिए, जनवरी से लेकर मार्च तक कितना महीना हुआ? 3 महीना। तो प्लस करने के बाद 3 मल्टीप्लाई गुणा, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? कि 10% जो है बेसिक पे प्लस डियरनेस पे, इन दोनों को ऐड करने के बाद से इसका मल्टीप्लाई होगा 10%, जो एरियर बाकी रह गया। अब माइनस करेंगे जो इस साल हो रहा है और पिछले, तो 10% एरियर है तो 10%, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10% तो एक महीना का हो गया और 3 महीना का बाकी है, तो 3 महीना का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 महीना का आ गया और प्लस में इस महीना का, तो ऐड हो गया। तो अब ये आ गया इस मंथ में। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस मंथ में तो पिछला जो एरियर था वो भी मिल रहा था, इसलिए हमने क्या किया था कि जो 65% डियरनेस पे और बेसिक पे का प्लस में जो एरियर था वो इस मंथ में दिया। अगले मंथ में तो वो एरियर मिलेगा नहीं, क्योंकि अब वो एरियर तो कंप्लीट हो गया उसी मंथ में, अप्रैल में ही। तो अब लॉजिक जो है वो क्या बनता है कि जो लॉजिक है ये तो हमें नॉर्मल केवल अब नेक्स्ट मंथ में जो है डीए वो केवल 65% बनेगा बेसिक पे प्लस डियरनेस पे का। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जिसमें अगर एरियर मिल रहा है तो वो एरियर ऐड हो जाएगा उस मंथ में, ओनली फॉर दिस मंथ। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे एंटर।
अब इसको एंटर कर दिया। अगर आपको नहीं दिखाई दिया होगा तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। आप स्क्रीनशॉट ले करके और वैसे भी कर सकते हैं। चलिए एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूँ। करना क्या है, 65% आप समझ गए कि इस मंथ से चेंज हो रहा है, और डियरनेस पे और प्लस बेसिक पे का मल्टीप्लाई हो रहा है उतना परसेंट, प्लस में जो पिछला एरियर 3 महीना का था तो 3 से गुणा करेंगे, और 1 महीना कितना हुआ, 10% एरियर रहा था, और बेसिक पे प्लस डियरनेस पे का। तो ऐसे आप ये नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना फिर से कर सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ में जो अब ये एरियर है ना, ये नहीं मिलेगा। नॉर्मली जो डीए लग रहा है 65% वो चलेगा। और वो कब तक चलेगा, मैंने बताया कि अक्टूबर के पहले तक। अक्टूबर से फिर नया परसेंटेज चेंज हो जाएगा, और अक्टूबर में फिर वही मिलेगा जो 5% एरियर पहले, जो मान लीजिए जुलाई से चेंज होना चाहिए था परसेंटेज, 70% लगना चाहिए था, लेकिन हमने जुलाई में भी वही दिया, आगे 3 महीना तक मतलब वही परसेंटेज 70% दिया। तो वो अब एक बार जो ये ऐड होगा ना, वो होगा केवल अक्टूबर में। चलिए इसको एंटर करता हूँ, नेक्स्ट में दिखाता हूँ क्या करना है। नेक्स्ट में आपको केवल 65% मल्टीप्लाई गुणा बेसिक पे और डियरनेस पे एंटर कर देना है इसको। और उसके बाद से देखिए कहाँ तक इसको ड्रैग करेंगे। अब देखिए मंथ को पहले आपको जो है बैकग्राउंड दे देना है, अक्टूबर है तो इसके पहले तक जो ये होगा इसको कॉर्नर पर दबा करके, और आप करेंगे अक्टूबर से 1 महीना पहले यानी सितंबर तक। सितंबर तक तो वही उसको मिल रहा है, वही परसेंटेज। भले ही जो मान लीजिए जुलाई का है, जुलाई अगस्त सितंबर उसका एरियर चल रहा है 5-5%। तो वो एरियर 5-5% चल रहा है, चलने दीजिए। अब नेक्स्ट वाले में फिर वैसे सेम करेंगे। देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर जो है टेबल में मैंने दिखाया था आपको कि अब अक्टूबर में जो है वो जो जुलाई वाला 2011 में चेंज हो रहा था 70%, वो अक्टूबर से हो रहा है। तो अब अक्टूबर से ये हो गया, इस मंथ में तो इसका चेंज करिए 70% मल्टीप्लाई गुणा बेसिक पे प्लस डियरनेस पे, ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा और प्लस में करिएगा। अब जो 3 महीना पिछला एरियर रह गया ना, उसका जो अब मान लीजिए जुलाई से लेकर सितंबर तक की कितना परसेंट रह गया, 5%। मल्टीप्लाई करेंगे कितने महीना, 3 महीना, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसका, बेसिक सैलरी प्लस डीपी का। तो ये हमारा आ जाएगा ये। अब इसको हम एंटर कर देंगे। जो पिछला 3 महीना का एरियर था वो इस महीना में मिल गया है। अब नेक्स्ट में तो कोई एरियर नहीं रह रहा है। नेक्स्ट में नॉर्मली क्या करेंगे हम कि 75% मल्टीप्लाई गुणा बेसिक पे प्लस डियरनेस पे, ब्रैकेट में इसको रखेंगे। अब एंटर करेंगे। अब देखिए इसको एंटर करके और हम कब तक ड्रैग करेंगे, जब तक कि ये नेक्स्ट मार्च तक चलेगा। देखिए फरवरी तक हमें बनाना था, लेकिन मार्च तक अब यही सेम चलेगा। फिर अप्रैल में जो एरियर रह जाएगा जनवरी फरवरी मार्च का, वो उसमें ऐड हो, ऐसे ही चलेगा। और जो ये बेसिक पे था वो ऑटोमेटिक अपने आप वो आते जाएगा। तो ये था मेन इस पॉइंट, इस क्वेश्चन का पार्ट। अब देखिए मैं जो छोटे-छोटे पार्ट है उसको फटाफट समझा देता हूँ, क्योंकि ये पहले भी वीडियो में आपको कई बार मैं बता रखा हूँ। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और बार-बार करके नहीं दिखाऊँगा उसको, क्योंकि पहले के क्वेश्चन में कई बार मैंने कर रखा है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब ये जॉइनिंग बेस पे तो समझ ही गए थे, इसका हमने कर ही लिया है। एचआरए के लिए है, एचआरए किसको देना है, नहीं देना है, उस बेस पे 30%। HRA is to be paid at the rate 30% बेसिक पे प्लस डियरनेस पे, whom टू whom HRA is payable। अब जो पेबल के लायक है उसको 30% दीजिए बेसिक पे प्लस डियरनेस पे का। आइए देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको दिखाता हूँ आपको। जो मैंने इसको क्या करना है, अब आपको यहाँ से दिखाऊंगा। इसमें देखिए और कुछ नहीं करना है। जो डीए था, डीए में फार्मूला 2 जगह लगाना था, और
उसके बाद में परसेंटेज चेंज करना था, तो वहाँ ध्यान देना था डीए वाले में। और लेकिन अब जो एचआरए है उसमें एक बार लगाएंगे बस सेम कहानी। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले करेंगे इफ लगाएंगे, अगर डियरनेस पे जिसको देना है या नहीं देना है। लॉजिकल टेस्ट बन रहा है कि किसको देना है किसको नहीं। तो इफ फंक्शन लगाने के बाद लॉजिकल टेस्ट लेंगे एचआरए पे और नॉट वाले, जिसमें जिस सेल में हमने डेटा वैल्यूएशन किया। उसके बाद से उसको फिक्स कर देंगे FN प्लस F4 से फिक्स कर देंगे। उसके बाद से इक्वल टू लिखेंगे, हमें देना है यस वाले को। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि अल्फाबेट वाला जो भी आता है ABC या यस नो या कुछ भी डिमिनिशिंग बैलेंस या कुछ भी हमने लिखा था किसी भी मेथड में कभी भी, तो वो इन्वर्टेड कॉमा में आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इफ जिस लॉजिकल टेस्ट की बात हो रही है यस और नो डेटा वैल्यूएशन किया उसको सिलेक्ट करके फिक्स किया, इक्वल टू ब्रैकेट में लिखेंगे, सॉरी इन्वर्टेड कमा में लिखेंगे यस, फिर इन्वर्टेड कमा, फिर कोमा लगाएंगे 30% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीपी, दोनों को ब्रैकेट में, और कोमा लगाएंगे अदरवाइज जीरो, यानी कि अदरवाइज जीरो। अब एंटर कर देंगे। तो अब देखिए जो अब मैंने यहाँ यस सेलेक्ट किया है तो वो हर बार उसको बेसिक पे के बेस पे मिलता रहेगा। नो कर दूंगा तो जीरो जीरो आ जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं आज जीरो जीरो आ गया है नो नो करने पे जीरो जीरो। और यस करते हैं ये ऑटोमेटिक फिर आ जाएगा। तो ये है एचआरए की। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, टीए ट्रैवलिंग अलाउंस इज टू बी पेड at the rate of 800 per month if basic salary less than amount 12,000, otherwise TA is amount 1,000 per month। अब देखिए यहाँ मैंने पहले क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था लेस देन है ना कि लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन के बेस पे कि अगर मान लीजिए 12,000 से कम है तो लेस देन उसको करने के बाद से कॉमा लगाकर 800 कर देंगे, अदरवाइज 1,000। अब चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। टीए के आ जाइए। देखिए जो टीए है ना, इफ सेल किसको सिलेक्ट करेंगे, वो बात कर रहा है बेसिक सैलरी की। तो बेसिक सैलरी सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ डियरनेस पे उसमें नहीं बोला था, तो बेसिक सैलरी, इफ बेसिक सैलरी लेस देन 12,000 कोमा लगाएंगे, फिर 800 अदरवाइज 1,000 एंटर कर देंगे, ये आ जाएगा। इसको ड्रैग कर देंगे, आ जाएगा। अब वो 8,000 कम है तो 8,000, अगर ज्यादा होगा तो वो फिर अदरवाइज 1,000 आ जाएगा। जैसे वो सैलरी बढ़ता जाएगा बेसिक सैलरी वैसे वो आना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा ट्रैवलिंग अलाउंसेज। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए ट्रैवलिंग अलाउंसेज के बाद से आता है सीसीए, सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंसेज। अब इसको देखिए क्या बोला है, इसने बोला है कि जो है CCI to be paid at the rate 300 per month if basic salary is less than amount 12,000, otherwise CCA is 500 per month। सेम कंडीशन है तो सेम ही करेंगे। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, सेम ही कर रहा हूँ और सेम ही आप भी कीजिएगा तो आ जाएगा। और ड्रैग कर दिए। इफ क्या है, बेसिक सैलरी लेस देन, यहाँ डीपी को ऐड करके नहीं बात कर रहा है, केवल बेसिक सैलरी की। तो लेस देन 12,000, उसके बाद से कॉमा लगाएंगे 300 कॉमा 5 अदरवाइज 500 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये हमारा आ गया सीसीए। ड्रैग कर देंगे हमारा सीसीए आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पे आपको ग्रॉस सैलरी का बात कर रहा है। तो ये है कि बेसिक सैलरी और अलाउंसेस को ऐड करना है, इसको बाद में करते हैं, पहले देखते हैं। पहले और कुछ है उसको देख लेते हैं। डिडक्शन है और ये भी है डिडक्शन, बेसिक सैलरी प्लस डीपी के बेस पे है।
और मिनिमम, चलिए पहले अब जो है उसको देख लेते हैं। इसमें पहले ये डिडक्शन अब आ गया है। डिडक्शन से पहले सैलरी की बात है, तो सैलरी को क्या करेंगे, नॉर्मली इक्वल टू करके और सम फंक्शन यूज कर लेंगे। देखिए मैंने राउंड भी कर रखा है क्योंकि ये जो पॉइंट में आ रहा है उसको नियरेस्ट जीरो तक किया है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए क्या करना है। राउंड करना होगा तो सबसे पहले इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन सम फंक्शन यूज करेंगे, और जितने में अपना ये बेसिक सैलरी और डियरनेस पे और ये सारे अलाउंसेज है उसको ऐड कर देना है। और ब्रैकेट क्लोज कॉमा लगा करके जितने डिजिट तक आपको डेसिमलों का अंक रखना है उतना, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। मुझे जीरो रखना है, जीरो कर दिया हूँ। अब करेंगे इसको एंटर। तो एंटर कर दिया, ये हमारा आ गया ग्रॉस सैलरी। इसको ड्रैग करेंगे, ग्रॉस सैलरी आ जाए। अब आते हैं हम जनरल प्रोविडेंट फंड पे, जीपीएफ। आइए यहाँ बात करते हैं। जीपीएफ है ना, तो ये 10% ऑफ बेसिक प्लस डियरनेस पे। और इसमें एक कंडीशन आ गया है कि सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ ₹2000। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे। अब यहाँ मिनिमम आया है ना, तो मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि अगर मिनिमम आएगा तो मैक्स फंक्शन यूज होगा, अगर मैक्सिमम होगा तो मिन फंक्शन। तो अब वही किया हूँ, यहाँ मिनिमम है तो मैक्स फंक्शन यूज कर लेंगे यहाँ पे। आइए देखिए जीपीएफ में क्या करना है, कुछ नहीं, केवल मैक्स फंक्शन करेंगे। अगर मिनिमम है तो मैक्स फंक्शन इक्वल टू लिखेंगे, मैक्स फंक्शन यूज करेंगे। और उसके बाद 10% ऑफ बेसिक सैलरी और प्लस में डियरनेस पे कॉमा लगाएंगे। देखिए मैक्स जब यूज करते हैं ना, तो जो बात करना होता है कितना परसेंट, तो वो करने के बाद कॉमा लगा करके कितना मिनिमम करना है उस अमाउंट को, और कितना अगर मेन फंक्शन यूज करते हैं मैक्सिमम करना है वो लगाते हैं। तो मैक्स फंक्शन यूज किया, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद से लिमिट जितना है उतना कॉमा लगाने के बाद फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये आ गया जीपीएफ, ये हो गया जनरल प्रोविडेंट फंड। अब आईटी है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बारे में देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में। जो इनकम टैक्स है 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी का 10%। तो अब इसमें कुछ नहीं, नॉर्मली 10% ग्रॉस सैलरी का कर देंगे इक्वल टू लिख करके। और 10% अगर राउंड करना होगा तो आप राउंड फंक्शन भी लगा सकते हैं। चलिए देखिए मैंने राउंड करके, राउंड फंक्शन के लिए इक्वल टू लिखा है, राउंड ब्रैकेट ओपन किया है, 10% ऑफ ग्रॉस सैलरी। और अदर कॉमा लगा करके कितना राउंड करना है, जीरो तक, तो जीरो, और एंटर कर देंगे। ये हो गया इनकम टैक्स। इसको ड्रैग कर देंगे, आ जाएगा। अब देखिए नेट सैलरी। नेट सैलरी के लिए हम क्या करेंगे, नेट सैलरी के लिए जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से जो डिडक्शन है उसको माइनस कर देंगे। तो जनरल प्रोविडेंट फंड और इनकम टैक्स माइनस कर देंगे, बाकी ये आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अगर राउंड करना होगा इसको तो राउंड भी आप कर सकते हैं। राउंड फंक्शन यूज किया, राउंड करना था ताकि डेसिमलों में ना आए। और उसके बाद से ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट किया, माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे ब्रैकेट में। और उसके बाद से कोमा जीरो, यानी कि राउंड हो रहा है जीरो तक, एंटर। अब ये आ गया नेट सैलरी। इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा नेट सैलरी। अब देखिए आपको दिखाता हूँ कैसे फिक्स करना है इसको। देखिए यहाँ किसी भी सेल को फिक्स करने के लिए F9 प्लस में एक साथ में F4, दोनों फंक्शन बटन और F4 एक साथ दबाएंगे, जिस सेल को सिलेक्ट किए हैं वो सेल फिक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ लेस देन की साइन है, यहाँ ग्रेटर देन की साइन है। मल्टीप्लाई के लिए 8 बटन पर स्टार होता है। अगर स्क्वायर करना होता है तो 6 बटन पे जो ये एरो का निशान है वो लगाने के बाद से 2 टाइप करना पड़ता है, 2 दबाना पड़ता है। और उसके बाद से अगर क्यूब करना होता है तो 3। तो उस बेस पर ये है। चलिए
अब मैं बताता हूँ आपको, ये फार्मूला अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे। आइए मैं इसी कीबोर्ड के हेल्प से आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो ये है ना, फंक्शन कंट्रोल प्लस टिल्ड बटन दबाइएगा ना एक साथ, तो वो फार्मूला है वो शो हो जाएगा। चलिए मैं एक बार आपको इसका फार्मूला भी शो कर देता हूँ, आपको काम आ सकता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए किसी खाली सेल में कर्सर ले जाएंगे, ऑल्ट प्लस टिल्ड बटन दबा देंगे, तो ये हमारा फार्मूला आ गया है। देखिए क्या क्या हमने यूज किया है। इसको मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले ले, आपके काम भी आ सकता है। ये है। अब नेक्स्ट जो है, मैं इसको थोड़ा साइज छोटा कर देता हूँ और इसकी साइज भी छोटा कर देता हूँ ताकि बोर्ड पे आ जाए। ये है आपके सामने फार्मूला शो हो रहा है, और आगे का भी मैं दिखा देता हूँ सब। ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उससे आप कर सकते हैं, या आप साथ के साथ अगर नोट किए हैं तो वो भी ठीक है। चलिए अब HRA तक मैं यहाँ फुल प्लेस दिखा देता हूँ। तो फिर अब इसको जैसे था हमारा सेट वैसे के लिए किसी खाली सेल में कर्सर को रखेंगे और फिर कंट्रोल प्लस टिल्ड बटन दबा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। अब ये था हमारा आज की क्वेश्चन और आज की सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफी कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिली होगी। तो अगर आपको लगता है कि हेल्पफुल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी है, और इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही आपके लिए नई वीडियो बना कर के लाएं और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले और हेल्प हो। धन्यवाद।